वायु रोग, अपवर्ड विंड, पेट का फूलना और सिर दर्द। पेट का फूलना का मतलब कि नाभि के ऊपर के हिस्से में जो पेट फूलता है उसे पेट का एक्चुअल में फूलना कहते हैं, उसी को ब्लोटिंग कहते हैं। योग और ध्यान में विशेष रूप से वायु को बहुत भागों में बांटा गया। 10 प्रकार की वायु हैं जो शरीर में भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती हैं। यहाँ पर जिस वायु की मैं बात करने चल रहा हूँ वो नाभि के ऊपर जो ऊपर चढ़ने वाली वायु है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी वायु है जो लगभग मानसिक समस्या का पूरी तरह से कारण होती है इसके बढ़ जाने पर। अब आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि इससे क्या क्या हो सकता है, फिर उसका कारण, फिर उसका निवारण। राइट। एक वायु होती है जो सारे मल को नीचे की तरफ फेंकता है। एक वायु होती है जो आपके सारी चीजों को ऊपर की तरफ फेंकती है। एक वायु होती है जो आपके नाभि के आसपास शक्ति को बनाए रखती है, जिसको हम नाभि चक्र बोलते हैं। एक वायु होती है जो पूरे शरीर में फैलाव होता है, उसका फैली हुई होती है। और बहुत सारी, जैसे छींकना है, आपकी वायु से आपकी आंखों में जो पलकें आपकी अप एंड डाउन हो रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं, ये सब वायु के ही कारण हो रहा है। वायु बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के अंदर। यदि वायु न हो तो चलायमान ये चीज नहीं हो सकती, जीवन नहीं हो सकता। लेकिन वायु के असंतुलित होने पर सोचने की शक्ति लगभग रुक जाती है। ऊपर की ओर चढ़ने का मतलब है कि नाभि के ऊपर वायु बनी। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में ये वायु बनती है। ये वायु पेट में जो बनती है वो नाभि के नीचे नहीं जाती, वो अतड़ियों की तरफ से नहीं निकलती, वो डाउनवर्ड नहीं होती। ये वायु ऊपर की तरफ चढ़ती है। अब ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ चढ़ेगी? पहले तो पेट फूलेगा, डायफ्राम का हिस्सा जो अपर स्टमक है, पेट का ऊपरी हिस्सा फूलता है पहले सबसे। फिर धीरे धीरे आपका चेस्ट में हैवीपन आता है तो आपको लगता है कि चेस्ट में पेन है। धीरे धीरे आपके इस तरफ आता है पेन, हार्ट में, हार्ट बर्निंग होती है। फिर धीरे धीरे आपके गले में आता है, फिर उसके बाद अंत में चेहरे पर और सिर पे। ध्यान दें, जितनी भी अपवर्ड विंड है, जितनी भी ऊपर उठने वाली वायु होती है, वो अंत में मस्तिष्क पर पहुंचती है, ये फ्रंटल ब्रेन। और फ्रंटल ब्रेन पर जैसे ही आती है वैसे ही आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप कुछ सोच नहीं पाते, आप बहुत सारी चीजों में आप बिल्कुल रुक रुक जैसे जाते हैं। और डिप्रेशन उतना नहीं होता जितना आपको लगता है कि आप सोच ही नहीं पा रहे। ये ऐसी चीजें होने लगती हैं इस वायु के बढ़ने पर। अब हम इसमें इसका मूल कारण क्या है? सबसे पहले हम इसके मूल कारण को 3-4 लाइन में आपको बताना चाहूंगा। पहला, अंतः कारण। अंतः कारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 70% कारण आपका मन होता है, अंतर मन होता है, और 30% कारण आपका बाहर का कारण होता है, बहिर्जगत कारण होता है। तो अंतर्मन का कारण क्या है? अंतर्मुखी होना। बहुत अंतर्मुखी जो लोग होते हैं उनको ये समस्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि वे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वे दबा लेते हैं। ओवर सेंसिटिव होना, तो कुछ भी कोई चीज बोल रहा है वो बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम रिएक्ट हो जाता है। तो जब आपका रिएक्शन होता है तो आपके ब्रेन में हार्मोनल सीक्रेशंस होती हैं। आपका पेट स्क्वीज करने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है। जब सिकुड़ने लगता है तो आपका जो अपर स्टमक है ऊपर की तरफ खींचता है,
और इसके कारण आपको ब्लोटिंग होती है, इसके कारण आपको हेडेक भी होने लगता है, इमीडिएट हेडेक होने लगता है, आंखों में भारीपन होने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं। बहुत चिंता का स्वभाव होना, चिंता के स्वभाव से भी हमारी ब्लोटिंग बहुत बढ़ जाती है। एक बात का और हमें ध्यान देना है, अधिक चिंतनशीलता भी इसका कारण होती है। अगर आप बहुत अधिक चिंतनशील हैं, चिंतन कर रहे हैं, किसी एक विषय पर बहुत अधिक देर तक लगे हुए हैं और ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, तब भी ये स्थिति होती है। तो आपके अंदर ब्लोटिंग, आपके अंदर डकार, डकार का मतलब ये कि आपके स्टमक में समस्या है, आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्टमक में है। और जिसका सिर में भारीपन है, जिसके चेस्ट में भारीपन है, ऊपरी हिस्से में भारीपन है, इसका मतलब है कि उसके अंदर अपवर्ड विंड, ऊपर चढ़ने वाली वायु बढ़ गई है, वो असंतुलित हो गई। बहिर्मुखी कारण में आपकी लाइफस्टाइल, आपका तंबाकू, ये खाना, और ध्यान दें मीन्स स्पाइसी फूड ज़्यादा लेना, ज़्यादा देर में खाना, रात में ज़्यादा देर में खाना और इमीडिएट सो जाना, ये सब कारण होते हैं। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, बहुत प्रिकॉशन में रहने वाले व्यक्तियों की भी ये समस्या हो जाती है, क्योंकि बहुत प्रिकॉशन में जो रहते हैं उनकी एंजाइटी लेवल, उनकी बहुत चिंता करने की आदत बन जाती है। तो इसलिए बहुत प्रिकॉशन में भी न रखें, अपने जीवन को संतुलित बनाने की कोशिश करें और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को। इसका सल्यूशन, पहला, जैसे ही सुबह आप जगें, बेड पे ही आपकी ये क्रिया होनी शुरू हो जानी चाहिए। 11 मिनट की कम से कम एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी ही चाहिए, बेड पे ही लेटे लेटे। तो आप जब लेटे हुए हैं तो आप अपनी वायु को, ऑक्सीजन को इनटेक करा रहे हैं सुबह उठते ही, बेड पे ही लेटे लेटे बैक पर। दूसरा, जब उठें बेड से तो कम 2 ग्लास पानी अवश्य पिए, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन है और उसकी इनटेक लिक्विड और एसिडिक, जो आपके स्टमक में रात में एसिड बना हुआ होता है, वो भी क्लियर हो जाता है। उससे आपका सिर दर्द, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती हैं और उदान वायु नियंत्रित होती है। तीसरा, इसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण, काफ मसल्स की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कम से कम 100-150 बार होनी चाहिए काफ मसल्स की। ध्यान दें, कुछ लोग नाभि को ठीक करने के लिए काफ मसल्स की मसाज करते हैं, पहले पहले के जमाने में ये था, किंतु इसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे अपवर्ड विंड पर होता है, हमारी एंजाइटी पर होता है, क्योंकि काफ मसल्स हमारा सेकंड हार्ट है, और अगर उसको हम बार बार पंप करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है, स्पेशली फ्रंटल ब्रेन पर। फ्रंटल ब्रेन, ध्यान दें, उदान वायु जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपका फ्रंटल ब्रेन ही सबसे ज्यादा डैमेज होता है। जब अपनी काफ मसल्स की पंपिंग करते हैं तो आपकी धीरे धीरे फ्रंटल ब्रेन एक्टिव होने लगता है और ये हिस्सा आप कंट्रोल करने लगते हैं। ध्यान दो, प्राणायाम सुबह होना चाहिए, उसके इमीडिएट बाद आप पानी पिएंगे, इसके तुरंत बाद आप अपनी काफ मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे, और इसके बाद फिर आपने वो फूड लिया जो स्पेशली ब्रेन के लिए, ब्रेन फूड, अगर आप इंटरनेट में मारें तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सिर्फ ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपके ब्रेन फूड पर रहे, क्योंकि मॉर्निंग का फूड, ब्रेकफास्ट, जब आप फास्ट को ब्रेक करते हैं तो स्पेशली आपके ब्रेन के लिए होना चाहिए। मैं एक वीडियो अलग से आप लोगों को बना दूंगा ब्रेन की फूड के बारे में, तो वो सिर्फ ब्रेन के लिए होना चाहिए। अब आप दोपहर में आ जाइए, दोपहर में आप कुछ भी खाएं, सब कुछ अलाउड है, क्योंकि वो हाई सन जोन में है, आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं। रात में आ जाएं, रात में बहुत जल्दी खाना खा लें, लेकिन बिफोर स्लीप आपको 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है करना। एक, प्राणायाम लेटे लेटे करें,
अंदर सांस भरें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं एब्डोमिनल ब्रीदिंग का महत्व। एब्डोमिनल रीजन में स्पेशली अपर एब्डोमेन पर कितना ऑक्सीजनेशन बढ़ा दें, जितना बढ़ा देंगे उतना ही लाभ है। तो वो ब्रीदिंग कम से कम 11 मिनट आप करें बेड पे ही और वैसे सो जाएं। लेकिन इसके पहले पानी पी लें, 1 गिलास पानी पी करके फिर बेड पर लेटें और फिर प्राणायाम करें। ये प्राणायाम जो लेटे लेटे आप करते हैं, ये आपको डीप स्लीप में डाल देता है। डीप स्लीप में जब आप जाते हैं तो डीप स्लीप में सबसे ज्यादा ब्रेन की हीलिंग होती है, और ब्रेन की हीलिंग जब हो जाएगी फिर आप सुबह उठेंगे तो आपके सिस्टम में, आपके बॉडी में पेन नहीं होगा, आपके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सपने भी नहीं आएंगे क्योंकि रात में सपने डीप स्लीप आई थी। तो आपकी एसिडिटी भी रात में नहीं बनेगी, तो बॉडी में पेन नहीं होगा, आपका थॉट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो बॉडी का हर एक हिस्सा ब्रेन के हील होने पर अपने आप हील हो जाता है डीप स्लीप के दौरान। तो हमारा फोकस, जितने भी अपवर्ड विंड के लोग हैं, जितने भी ब्लोटिंग वाले लोग हैं, उनको रात की स्लीप पर फोकस करना चाहिए, और स्लीप के पहले, स्लीप के बाद, मतलब उठने पर प्राणायाम को डिजाइन करना चाहिए। ये दोनों हिस्सा, मतलब स्लीप के पहले और उठने पर बेड पे ही, आप तो बेड पे ही रहेंगे तो आप हमेशा कर सकते हैं, कहीं भी रहें कर सकते हैं। आपको कोई इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेड पे ही करना है। तो आप ये दोनों टाइम फिक्स कर लें, 11-11 मिनट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, और खास करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ध्यान दें, जब आप बैठें वर्टिकल पोजीशन में तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम हमारे फ्रंटल ब्रेन को बहुत बैलेंस करता है, स्पेशली उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप काफ मसल्स की एक्सरसाइज के बाद। तो ये यदि आप पूरा डिजाइन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वायु रोग, अर्थात अपवर्ड विंड, स्टमक में जो वायु हो रही है, इस पर कंट्रोल हो जाएगा। और सिर दर्द जो कंटिन्यूअस किसी का बना रहता है, मैं दावा करता हूं कि कुछ ही दिनों में बहुत नियंत्रित हो जाएगा, और कुछ महीनों में उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ध्यान दें, अंत में मैं बात कहना चाहूंगा, 2 मिनट में कोई समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। यदि वो 2 साल की है तो 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते। धीरे धीरे इस पर कंट्रोल बनाएं, अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे तो उसी दिन 24 से 36 घंटे में, उस अभ्यास के दौरान, आपकी अंदर की इंस्टिंक्ट, आपके अंदर ये आभास हो जाएगा कि हाँ, अब हम ठीक